स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। वीडियो में दिखाए वक्ता के निजी विचार हैं। खबर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से है। वक्ता का कहना है कि संविधान में दलितों के लिए फ्री शिक्षा तथा फ्री भूमि आवंटन का अधिकार है, लेकिन सरकार इस पर अमल क्यों नहीं करती। देखिए एक रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। थोड़ा सा बैक में चलेंगे 30 साल पहले। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पहली सरकार बनाई थी और उस सरकार को बनाने के बाद बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने मिशन मूवमेंट पर निकल पड़े। उन्होंने अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में टीम बनाई। गाजियाबाद का नेतृत्व कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। 95 में गाजियाबाद के अंदर संघ का कैंप लगता 5 दिन का। विषय होता है कि भी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस इतना बड़ा समूह, इतना बड़ा परिवार होने के बाद इतना कमजोर कैसे हो गया कि हमें एक चमारी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। ये शब्द मेरे नहीं है, ये विचार आप लोग सुने और समझें। और उन्होंने कहा, ये मैं लास्ट वाले दिन बताऊंगा कि उसे मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमें मजबूर क्यों होना पड़ा। ये बहुत क्रांतिकारी और परिवर्तनशील विचार था। सभा आगे बढ़ी। 5वें दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना अध्यक्षीय भाषण मान्यवर देते हुए कहा कि सभी वक्ताओं ने अपने अपने सुझाव दिए, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं। जब से भारत में संविधान आया है और संविधान के जरिए ये सरकारी स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, विश्वविद्यालय बने हैं और इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। कोई जगह या ना जगह, कोई संभला या ना संभला, लेकिन एक कौम भारत के अंदर जरूर जाग गई और वो पढ़ गई है और उसमें अग्रणी भूमिका में जाटव चमार आते हैं। तो सवाल निकल कर आया कि इन्हें कैसे रोकना है। उन्होंने कहा बिल्कुल ये मुद्दे की बात है, इसी के लिए शिविर हमने लगाए। इन्हें रोकने के लिए शिक्षा का स्तर महंगा करना पड़ेगा। वहीं से उदय होता है मल्टीपल स्कूलों का, जैसे दिल्ली, देहरादून, गाजियाबाद और दुनिया भर के बहुत सारे मल्टीपल स्कूल हैं जिनका उदय होता है। बेहतरीन खूबसूरत बिल्डिंगें बनाना और डोनेशन के नाम पर मोटी मोटी फी लेना, और आप उनकी शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि मैनेजमेंट स्कूल को चलाने के लिए डोनेशन ले रहा है। आप उसे रिश्वत भी नहीं कह सकते। तो उन्होंने देखते देखते 95 से मूवमेंट शुरू करा और आज 25 में 30 साल के अंदर शिक्षा को डेमोनाइज कर दिया, खत्म कर दिया। और आज की स्थिति यह है कि सरकार ने, क्योंकि सरकार को चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संघ के लोग हैं, अभी हमारे आप सबकी आंखों के सामने देश के अंदर लाखों स्कूल बंद करे गए और उन लाखों स्कूलों को बंद करने का जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो हमारी जनरेशन पर पड़ा है। हम हो सकता है दिल्ली एनसीआर में कुछ लोग समृद्ध हो गए हों, लेकिन यकीन मानो मैंने पिछले करीबन देश के करीब 14 राज्यों में भ्रमण किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बहुत सारे 14 मतलब समझ सके आप। वहां पर जाकर देखेंगे तो समाज के जो हालात हैं वो बहुत दयनीय है, बहुत अच्छे नहीं। ये शिविर आज जो लगा है ये बहुत अच्छे विषय पर लगा है। मैं बार बार धन्यवाद देता हूं लॉर्ड बुद्धा सेवा समिति को कि आपने एक ऐसे मुद्दे पर काम किया जो वेश है। अभी तक हम इन 75 सालों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं कर पाए। ये बड़े दुख का विषय है। यूनिवर्सिटियां नहीं बना पाए, ना बनाने का रीजन भी है
एक सवाल निकल कर आया कोचिंग का। कोचिंग ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप जितना कर सकते हैं करें, लेकिन वो जी ने ये भी बात कही कि उससे एक वो चीज निकल कर आती है। मैं ये कहता हूं, मैं सर 2 मिनट की बात है सर, अगर बात समझ में ना आए तो बेकार हो जाएगी। अगर 1000 लोगों को स्पॉन्सर करा जाए और 1000 लोग अगर 1-1 लाख रुपए का डोनेशन डालें तो कितना पैसा हो सकता है? मेरे हिसाब से 10 करोड़। और 10 करोड़ में कोई भी अच्छी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। मान्यवर, 10 करोड़ में एक अच्छी बिल्डिंग बन सकती है। हम दिल्ली पब्लिक स्कूल की टक्कर का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम गली मोहल्लों में जो अपने पर्सनल, अपनी जेब से एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो खर्च कर रहा है, मुझे लगता है कि उसका जो प्रयास है वो सहारनपूर्ण है, लेकिन अकेला चना बाहर नहीं फोड़ पाता। अकेला चना वो एक व्यक्ति का प्रयास एक गली, एक मोहल्ले, एक गांव में हो सकता है, लेकिन उसके जैसे 999 और मिल जाएं तो एक ऐसा स्कूल बन सकता है कि जो आने वाले 100-200 साल तक आपकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकता है। दूसरी बात, बहुत सारे स्कूल भी हैं। हमें कोचिंग के माध्यम से या दूसरी चीजों के माध्यम से हम बच्चों को वो जो बेसिक चीजें हैं, रिजल्ट्स जैसी, नंबरों जैसी, हमारे बहुत सारे बच्चे जब दूसरों के स्कूल में पढ़ते हैं, हम कितनी कोचिंग करा लें, लेकिन सामने वाला पहचान जाता है ना, नाम से सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ जाता है कई बार, तो पता तो चल ही जाता। हमने देखा कि इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश की जो वो जो चेक होने जाती है कॉपियां बोर्ड के अंदर, वहां पर बाहर का जो कवर है उसे चेंज, उसी को रख के और उसके अंदर का जो मटेरियल है उसे चेंज कर देते हैं। उन्होंने अपने कमजोर बच्चे का मटेरियल हमारे बच्चे की कॉपी में रख दिया। अखबारों ने पूरे का पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया है, पूरे की पूरे पेज छापे हैं। हम अपने संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था को समझें, ट्रस्टों के माध्यम से, जैसे साहब ने समिति बना रखी है, ये बहुत ही अव्वल दर्जे का काम है। इसके लिए सोचने के लिए भी एक बड़ी सोच चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा, रही बेरोजगारी को दूर करने की बात, मान्यवर एमएसएमई के और अन्य बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई जो स्कीमें हैं अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अगर क्षेत्रों में काम कर रही संस्थाएं, समितियां अगर उन पर भी ढंग से काम कर ले, तो मुझे लगता है कि उद्योग के क्षेत्र में थोड़ा अच्छा काम हो सकता है। बहुत सारी समितियां ऐसी हैं, डिग्गी हमारी एक संस्था है जो बहुत बड़े स्केल की है, बड़े लेवल की है, लेकिन सरकार ने हमें फंड्स देने के लिए, हमें लोन अवेलेबल कराने के लिए व्यवस्थाएं कर रखी हैं, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं दे पाते हैं कि कैसे अपना बिजनेस धंधा शुरू करें, कैसे एमएसएमई की यूनिट लगाएं और सरकार से कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। एनएसआईसी संस्था है एक, जो 1956 में स्थापित हुई थी, जो स्किल डेवलपमेंट का काम कराती है, जो उद्योग के बारे में समझाती है, पढ़ाती है, तुम्हें डिप्लोमा देती है, डिग्रियां देती है। हम उसके बारे में भी लोगों को नहीं बता पाए। हमारे लोग वहां से पढ़ते, डिग्रियां ले, 70% तक छूट लोन में, वही तुम्हारा प्रोजेक्ट लोन बनाकर वही तुम्हारी यूनिट लगवा के दे देते हैं। तो हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की आवश्यकता है सर। बाबा साहब पर बहुत सारा बोला जा सकता है, तथागत पर बोला जा सकता है, लेकिन उस बोलने से काम तो नहीं होने वाला। हमें आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हमें इतिहास में न जाकर अगर ज्वलंत मुद्दों पर काम कर लें, वर्तमान स्थिति पर अगर हम काम कर लें, अगर हमने वर्तमान को संभाल लिया तो भविष्य हमारा बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम सबसे ज्यादा 1 घंटे में 50 मिनट भूतकाल में पड़े रहते हैं और वर्तमान में हम 10 मिनट भी नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारा वर्तमान हमसे छूट जाता है, हम तैयारियों पर बात नहीं कर पाते हैं। यहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति लाखों करोड़ों लोगों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति यहां पर नहीं है। और ये आप असाधारण व्यक्ति ही इस समाज को
इस देश को, इस राष्ट्र को संवैधानिक राष्ट्र और संपूर्ण और समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं, एक अच्छी जानकारी के साथ, एक अच्छे विजन के साथ। आपको एक छोटा सा विषय बता दूं मान्यवर, कानून आया था 1951 में, आज तक उस विषय पर हमारे संगठन, हमारे समाज के नेता उस विषय पर नहीं बोल पाए। गांव के अंदर जमीनें पड़ी हुई हैं आज भी ग्राम सभा की, और उनमें वरीयता किसको दी गई है? अनुसूचित जाति के लोगों को। जिसके पास जमीन होती है मान्यवर, वो अपने आप में मजबूत होता है, वो खुद बच्चों को पढ़ा सकता है, वो कम से कम अपनी व्यवस्था चला सकता है। आज भी अगर हम उन मुद्दों पर काम कर ले जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, संविधान ने हमें क्या दिया है उस पर बात करते हैं, लेकिन जो दे रखा है उसे प्राप्त कैसे करें उस पर बात नहीं होती। हमें बात तो ये करनी चाहिए कि जो हमें अधिकार दिए हुए हैं उन्हें कैसे प्राप्त करें, उन्हें छीने कैसे सरकार से जो नहीं दे रही है। भूमि अधिनियम एक्ट के माध्यम से, जिम्मेदारी उन्मूलन के माध्यम से, जिन लोगों के पास 500-500 बीघा एक नाम पर जमीन है मान्यवर, भूमि अधिकतम जोत सीमा के माध्यम से 62 बीघा जमीन एक व्यक्ति रख सकता है। लेकिन हमारी जानकारी न होने की वजह से, अनभिज्ञता के कारण एक आदमी 200 बीघा जमीन का मालिक बना बैठा एक ही नाम पर, और हम उसके खिलाफ आंदोलन नहीं छेड़ रहे हैं। आंदोलन छेड़ेंगे तो वो जमीन निकलेगी, उसे 62 बीघा दी जाएगी और बाकी बचेगी वो अनुसूचित जाति के लोगों में बांटी जाएगी। और ये काम पूरे देश के अंदर लोगों को बहुत कम समय के अंदर इन्हीं सरकारों से समृद्ध किया जा सकता है। इसके लिए सरकार बनाने की आवश्यकता नहीं। इस जमीन के मामले पर विनोबा भावे ने काम किया था। 50,000 एकड़ जमीन जिम्मेदारों से दान लेकर सरकार के द्वारा गरीबों को बंटवाई थी। बेसिक चीजों पर काम नहीं कर पा रहे सर। अगर भूखा आदमी सिर्फ ये कहता रहे कि मैं भूखा हूं भूखा हूं भूखा हूं, तो पेट नहीं भरने वाला। उसे पेट भरने के लिए हाथ चलाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, उसे वो चीज, वो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि जिससे उसे खाना मिले। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, बातें तो बहुत सारी हैं और सभी साथी यहाँ पर सम्मानित हैं और सभी सब चीजों को जानते हैं। मैंने सिर्फ हिंट दी है आपको, आप इस विषय पे सोचें, विचार करें कि हम और कितना बेहतर कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।